हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है कृषि एवं पशुपालन। इस टॉपिक से रिलेटेड शेष कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, पहले इनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 43 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 में फसलें, सूची 2 में क्षेत्र या देश का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, जो रबर है, रबर का जो संबंध है किस देश से है? याद रखिएगा, मलेशिया। रबर मलेशिया। कहवा कोलंबिया की, ठीक है, कहवा जो है कोलंबिया की। इसके बाद जो जैतून है ये इटली की, और आपका जो गना है मॉरिशस। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। याद रखिएगा। देखिए, रबर मलेशिया की, कहवा कोलंबिया की, जैतून इटली की और गन्ना मॉरिशस की प्रमुख फसलें हैं। 44 है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 में अग्रणी उत्पादक देश और सूची 2 में पदार्थ का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रबर का अग्रणी उत्पादक जो देश है वो है आपका, बताइए कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, अग्रणी उत्पादक देश जो थाईलैंड है, थाईलैंड ये प्राकृतिक रबर उत्पादक जो है देश है। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक रबर का जो संबंध है वो है आपका थाईलैंड से। दूध का जो अग्रणी उत्पादक देश है वो है आपका भारत। दूध का संबंध भारत। इसके बाद देखिए, लौह अयस्क का जो अग्रणी उत्पादक देश है वो है आपका चीन, लौह अयस्क। और इसके बाद जो पेट्रोलियम उत्पादक जो देश है वो है आपका सऊदी अरब। यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन। दोबारा से इसको मिलान कर लेते हैं, या दोबारा से जो है इसको रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृतिक रबर का जो अग्रणी उत्पादक देश है वो है थाईलैंड। दूध का अग्रणी उत्पादक भारत। लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक चीन। पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक सऊदी अरब। देखिए, विकल्प सी आपका सही उत्तर है। देखिए, बीपी स्टैटिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2020 के अनुसार अगर बात करें तो 2019 में पेट्रोलियम के अग्रणी उत्पादक देश का जो क्रम है, याद रखिएगा, जो इस प्रकार है: संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और रूस। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 45 है, बगान कृषि से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है, अधिकांश उष्णकटिबंधीय बगान निचले मैदानों में अवस्थित है। दूसरा है, उष्ण कटिबंधीय बगान समुद्र तटीय तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं। तीसरा है, अमेजन बेसिन में रबर की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती है परंतु कर्मकारों की कमी है। तो बताइए, इन तीनों में से जो कथन सत्य है वो कौन कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, यानी बी ऑप्शन। बगानी कृषि मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जाने वाली कृषि है और इस प्रकार की कृषि विस्तृत क्षेत्र पर न होकर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में की जाती है। किसी एक क्षेत्र में फसलों का विशिष्टीकरण अवश्य मिलता है। कपास, तंबाकू, चाय, कोको, कहवा, केला, रबर, गन्ना, नारियल और मसालों की फसलें बगानी कृषि के अंतर्गत ही आती है। बगानी कृषि में पौधों की जड़ में पानी इकट्ठा न होने देने के लिए इसे ढालू जमीन की आवश्यकता होती है जहां जल प्रवाह में कठिनाई न हो। साथ ही गहरी और उपजाऊ मिट्टी जो समुद्र तट और नदी घाटियों में जो है सरलता से उपलब्ध हो, इसकी उपलब्ध होना जरूरी है। और यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय बगान प्रायः समतल मैदान पर न होकर साधारण ढाल वाले समुद्र तटीय मैदानों तथा पठारों पर मिलते हैं। इसलिए पहला कथन जो है गलत हो जाता है, दूसरा सही है। 19वीं शताब्दी तक अमेजन बेसिन रबर का मुख्य उत्पादक था। यहां रबर उत्पादन के लिए सभी उपयुक्त भौतिक दशाएं उपलब्ध है। यहां तक कि रबर के पेड़ यहां जो है स्वयं उगते हैं, किंतु वर्तमान में दक्षिण अमेरिकी देश रबर उत्पादक में महत्वपूर्ण नहीं है, जिसके कई कारण हैं। इसलिए कथन तीसरा जो है सही है। 46 है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपरोक्त में से बगान फसलें कौन कौन सी है। बगान फसलें, तो देखिए इसमें जो बगान फसलें हैं वह है आपका कॉफी, रबर और नारियल। कॉफी, रबर और नारियल, यानी बी ऑप्शन। देखिए, जो बगान फसल है इसके अंतर्गत
कृषि मंत्रालय के अनुसार अगर बात करें तो नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ एवं काजू को रखा जाता है। जबकि वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अगर बात करें तो इसके तहत यानी बागान फसल में चाय, कॉफी, रबर को जो है रखा जाता है। अतः नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी एवं रबर बागान फसलें हैं। बागवानी के तहत फलों की जो कृषि है, सब्जियों की जो कृषि है, फूलों की कृषि की जाती है। और अब जो है मशरूम, बांस, मसाला, बागान फसलों को बागवानी कृषि के अंतर्गत स्थान प्राप्त है। और इस प्रकार कोई भी बागान फसल बागवानी फसल जरूर होगी, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कोई बागवानी फसल बागान फसल ही हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 47। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है कहलाती है। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच में या बीच के स्थान में उगाया जाता है, क्या कहलाती है? आपको मालूम है, एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग के अंतर्गत फसलों को जो है रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच में स्थान में उगाया जाता है। 48 है, एक फसली कृषि विशेषता है किसकी? एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्न कृषि की। एक फसली कृषि का संबंध व्यापारिक अन्न प्रधान कृषि वाले क्षेत्रों से है। 49 है, निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? वो है आपका फेजेंडा यानी डी ऑप्शन। चेना, झूमिंग और मिल्पा का संबंध चलवासी कृषि से है, जबकि फेजेंडा है इसका संबंध इससे नहीं है। 50 नंबर है, तुंगिया कृषि जहां की जाती है वो है। तुंगिया कृषि कहां की जाती है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, तुंगिया कृषि जो है म्यांमार में की जाती है। तुंगिया म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। 51 कथन ए है, एक पौधा जिसमें नत्रजन यानी नाइट्रोजन की कमी है, छोटे कद का विकास एवं हल्के हरे एवं पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण दर्शाएगा। कारण आर, नत्रजन हरी पत्ती विकास के लिए जिम्मेदार होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, इसमें जो है आपका ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए परम आवश्यक जो तत्व है, याद रखिएगा क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए परम आवश्यक तत्व है। यह पौधों की कोशिका और ऊतकों के निर्माण के लिए अत्यावश्यक तत्व है। नाइट्रोजन तत्व की कमी से जो है पौधे का विकास में या विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। इसके विकास में कह सकते हैं बाधा आ जाती है, पत्तियां मुरझा जाती है और पीली पड़ जाती है। तो याद रखिएगा। 52 है, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त में से कौन से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है वो है आपका, बताइए, केवल सेकेंड यानी नॉस्टॉक, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नील हरित शैवालों का प्रयोग लंबे समय से होता आ रहा है। इसमें नील हरित शैवाल का संबंध साइनोबैक्टीरिया जेनस नॉस्टॉक या एनाबिना या टॉलीप्रोथिक्स या ओलोसीरा से है। ये जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। 53 है, निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? वह है आपका चावल। एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग धान जैसी फसलों के उत्पादन में किया जाता है। 54 है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो आपको मालूम है एजोला। 55 है, नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? वह है आपका धान, यानी बी ऑप्शन। नील हरित शैवाल का उपयोग धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। 56 है, अल्फा अल्फा है। अल्फा अल्फा क्या है? तो एक प्रकार की घास है, याद रखिएगा, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन।
देखिए अल्फा अल्फा जो है मटर परिवार फबासिए का फूल देने वाला एक पौधा है जिसका खेती एक महत्वपूर्ण चारे के फसल के रूप में की जाती है। यह दक्षिण एशिया में लुसर्न घास के रूप में जो है जाना जाता है। 57 है कथन ए, किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है। कारण आर, चाय के पौधों को ऊंच ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की जो है आवश्यकता होती है। इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें जो है आपका जो सत्य है वह है आपका डी ऑप्शन। ए गलत है परंतु आर सही है। कैसे? 20वीं शताब्दी में पूर्वी अफ्रीका के 3 देश, याद रखिएगा, केन्या, तंजानिया और युगांडा चाय के प्रमुख उत्पादक बन गए। यह कहना कि अफ्रीकी देशों में चाय के बागान नहीं है गलत हो जाता है। चाय के पौधों के विकास के लिए ढलान युक्त उच्च भूभाग वाला क्षेत्र जिसमें मिट्टी की गहराई पर्याप्त हो, मिट्टी का पीएच मान 4.5 से 5.5 के मध्य तथा जैव पदार्थ यानी ह्यूमस 20% से अधिक होना चाहिए। कारण आर सही हो जाता है। 58 है पॉडजोल क्या है? पॉडजोल क्या है? देखिए कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली यह मिट्टी है। पॉडजोल मिट्टियां मुख्यतः उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर टैगा वन यानी शकुनधारी या कोणधारी प्रदेशों में पाई जाती है। याद रखिएगा। मोका कॉफी कहां जो है उगाई जाती है? तो मोका कॉफी जो है बताइए यमन में उगाई जाती है। मोका कॉफी यमन में उगाई जाती है। मोका नामक बंदरगाह से निर्यात के कारण इसका नाम मोका पड़ा। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? वो है आपका मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है? देखिए चाय का प्रयोग सर्वप्रथम चीन में एक चिकित्सकीय पेय के रूप में हुआ था। चाय में थिनाइन, कैफीन, पॉलीफेनॉल्स, टेनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफाइलिन आदि तत्व पाए जाते हैं जबकि मॉर्फिन नहीं पाया जाता है। 61 है, कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सी आर्थिक सहायता सम्मिलित की जाती है? कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सी आर्थिक सहायता सम्मिलित की जाती है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका पहला और चौथा, कृषि अनुसंधान और पादप संरक्षण यानी डी ऑप्शन। देखिए कृषि का अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार अगर बात करें तो ग्रीन बॉक्स में अनुसंधान, कीट एवं रोग नियंत्रण यानी पादप संरक्षण के संबंध में सेवा प्रशिक्षण, सहायक सेवा और विस्तार, निरीक्षक सेवा, विपणन एवं उसकी प्रोत्साहन संबंधी सेवाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। 62, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए डी ऑप्शन, गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागवानी फसल है। यह कथन सही नहीं है। घाना में कोको जो है प्रमुख कृषि फसल, कहवा ब्राजील की प्रमुख बागवानी फसल और चाय श्रीलंका की प्रमुख फसल है जबकि मलेशिया की प्रमुख बागवानी फसल रबर है। 63 है, हेरोइन प्राप्त होती है। हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से, बी ऑप्शन। हेरोइन का उत्पादन जो है अफीम के पोस्ता से किया जाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा देखिए अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान यानी डी ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा। स्वर्णिम अर्धचंद्र में मध्य और दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र में अफीम का अवैध तरीके से उत्पादन एवं व्यापार होता है। स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, ईरान एवं अफगानिस्तान के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इसका स्वर्णिम अर्धचंद्र का भाग नहीं है। 65 है, निम्नलिखित में से किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है? निम्नांकित किस देश में या किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है? तो इसका सही जवाब होगा मध्य अफ्रीका यानी सी ऑप्शन। देखिए मक्का का सर्वाधिक उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है जबकि यह मध्य अफ्रीकी देशों में मुख्य भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। 66 है, सैक्रामेंटो सॉन
जोआक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस यानी नींबू वंश वाले जो फल हैं इसके उत्पादन के लिए विख्यात है, ये कहां अवस्थित है? सैक्रामेंटो सॉन जोआक्विन घाटी जो है अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है। यह अवस्थित है, याद रखिएगा, कैलिफोर्निया राज्य में, यानी ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। सैक्रामेंटो सॉन जोआक्विन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है। यह घाटी विश्व भर में अंगूर एवं नींबू वंशीय यानी सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 67 है कथन ए, यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है। कारण आर, उसका 85% अंगूर शराब बनाने के काम में आता है। 85% अंगूर शराब बनाने के काम में आता है। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। देखिए, यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती का विशिष्ट स्थान है। यहां अंगूर की व्यापक पैमाने पर कृषि का कारण यहां 85% जो है अंगूर उत्पादन का शराब बनाने के प्रयोग में आना है। 68 है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है भूमध्य सागरीय प्रदेश, यानी सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश में खट्टे रसीले फलों का जो उत्पादन है बहुत विकसित है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश को उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। 69 है, निम्न प्रदेशों में से किसमें जो है एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज जो है विकसित किए गए थे? निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है मैक्सिको, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। विश्व में प्रथम बार अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग ने मैक्सिको में उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए थे। 70, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा खैर, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। और 71 है, मूंगफली निम्नलिखित में से कहां की प्रमुख फसल है? मूंगफली निम्नलिखित में से कहां की जो है प्रमुख फसल है? इसका सही जवाब है गैम्बिया, गैम्बिया की, यानी बी ऑप्शन। देखिए, जो उपयुक्त देश हैं, उपयुक्त देशों में से मूंगफली गैम्बिया की प्रमुख फसल है। यहां के सकल घरेलू उत्पाद में मूंगफली की हिस्सेदारी अन्य फसलों से अधिक है। FAO के 2019 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो प्रश्नगत विकल्पों में घाना प्रमुख मूंगफली उत्पादक है। विश्व उत्पादक में प्रथम चीन का जो है प्रथम, और भारत द्वितीय, नाइजीरिया तृतीय स्थान पर है। 72, मूंगफली का मूल स्थान है। मूंगफली का मूल स्थान है, बताइए, ब्राजील, बी ऑप्शन। मूंगफली का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पराग्वे घाटी तथा ब्राजील और उसके आसपास के क्षेत्रों को माना जाता है। 73 है, शहतूश। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहां पैदा होता है? शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहां पैदा होता है? सही जवाब है चीन में। शहतूश एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल है, जो कह सकते हैं जो शॉल है, ये गर्म ऊनी शॉल होता है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू का जो निवास है मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। 74 है, शहतूश साल बनाई जाती है। शहतूश साल बनाई जाती है चीरू के बालों से। इसका लोकेशन याद रखिएगा, चीरू कहां पे मिलते हैं। 75 है, एपी कल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। एपी कल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है, किसके? तो शहद के, यानी ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 76, विटीकल्चर किससे कहते हैं? विटीकल्चर किससे कहते हैं? तो इसका संबंध जो है विटीकल्चर का, वो है अंगूर के उत्पादन से। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन एवं अध्ययन से संबंधित है। यह हॉर्टिकल्चर की एक शाखा का रूप है। 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खेती, दूसरे तरफ खेती का नामकरण दिया गया है। तो देखिए जो सब्जियों की खेती है हॉर्टिकल्चर दिया गया है, जो कि सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। देखिए सब्जियों की खेती के लिए नामकरण हॉर्टिकल्चर किया गया, जो कि इसकी वृहद श्रेणी की शब्दावली है। सब्जियों की खेती के लिए इसकी विशिष्ट शब्दावली ओलेरिकल्चर है। यदि सभी नामकरण विशिष्ट शब्दावली के रूप में ही सही माने जाएं तो विकल्प सी सही सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि यहां हॉर्टिकल्चर के स्थान पर ओलेरिकल्चर होना चाहिए। फसल एक बृहद शब्दावली है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की फसलें एवं खाद्यान्न, गैर खाद्यान्न, पशु आहार फसलें शामिल होंगी। फसलों की खेती के अंतर्गत फसल तथा इसके लिए प्रयुक्त मृदा भी शामिल होगी। इसके लिए इसके बृहद शब्दावली एग्रोनॉमी का नामकरण उचित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 78 है, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय। FAO के 2019 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। 79, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, कौन है? वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वह देश है चीन। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। ऊपर में इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। 80 नंबर है, कथन ए कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में गो पशुपालन जितना दूध के लिए है उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। कारण आर, ऑस्ट्रेलिया वासी परंपरागत रूप से मांसाहारी हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्या ये एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं या नहीं? तो देखिए ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 25 मिलियन गोवंशीय पशु मांस के लिए और 1.5 मिलियन डेयरी उद्योग के लिए है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में गो पशुपालन जितना दूध के लिए है उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। साथ ही यह स्पष्ट होता है कि ऑस्ट्रेलिया वासी परंपरागत रूप से मांसाहारी हैं। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। 81, निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? तो सही जवाब है चीन। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। FAO के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो दिए गए विकल्पों में पशुधन समष्टि जो है ब्राजील में आप देख सकते हैं 2007 और 2019, चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का। विकल्प बी चीन जो सही होगा, आप ध्यान में रखिएगा। 82 है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वास्थ्य खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया? यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया? तो मैड काउ रोग ने। बी ऑप्शन। मैड काउ रोग पहली बार ब्रिटेन में सामने आया। इस रोग के कारण ब्रिटिश बीफ इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई। आगे बढ़ते हैं। 83, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भारत। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय दुग्ध जो विकास बोर्ड है NDDB, इसके आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो 2018-19 में भारत 187.7 मिलियन टन उत्पादन के साथ विश्व का शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश है, जहां प्रति व्यक्ति उपलब्धता 394 ग्राम प्रति दिन है। FAO के 2019 के आंकड़े के अनुसार दुग्ध उत्पादन में शीर्ष उत्पादक देश पहले स्थान पे भारत, दूसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे स्थान पे पाकिस्तान, चौथे स्थान पे चीन और पांचवें स्थान पे ब्राजील है। 84, विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक जो देश है वो है आपका भारत। डी ऑप्शन। 85 है, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? किस देश में आपको बताना है निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? तो सही जवाब है डेनमार्क। FAO के 2019 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो दिए गए देशों में प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन जो है मिल्क होल फ्रेश काउ इस प्रकार जो है नीदरलैंड इसका उत्पादन जो है हेक्टोग्राम प्रति गाय, और ग्रेट ब्रिटेन का भी देख सकते हैं, डेनमार्क का और भारत का। तो याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पे जो है आपका क्रम याद रखना है। डेनमार्क है,
नीदरलैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, इसके बाद भारत है। तो देखिए विश्व में सर्वाधिक प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक जो उत्पादन है इजराइल में सर्वाधिक है, याद रखिएगा। उपयुक्त अवधि में बात किया जा रहा है। 86 है, दूध के अग्रणी उत्पादकों का जो सही अवरोही क्रम है वो क्या है? 86 दुग्ध के जो मिल्क है, मिल्क के अग्रणी उत्पादकों का जो सही अवरोही क्रम है वो आपको बताना है। इसका सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो देखिए भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस। इसके बाद पांचवा कौन सा देश है? कमेंट करके बताइएगा। देखिए प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में विश्व में दुग्ध उत्पादन का सही क्रम जो था वो है भारत, यूएसए, चीन, रूस। 2019 का डेटा आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 2019 में विश्व में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष उत्पादक जो देश है भारत, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और ब्राजील। 87 है, निम्नलिखित देशों में से कौन मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है? निम्नलिखित देशों में से कौन मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पे है? वो है आपका चीन, डी ऑप्शन। देखिए दिए गए विकल्पों में मक्का उत्पादन में द्वितीय स्थान चीन का है। FAO के द्वारा जारी 2019 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो विश्व के 3 अग्रणी मक्का उत्पादक जो देश है 1000 टन में, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राजील। 88 है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? याद रखिएगा वो है आपका क्यूबा। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहां का मुख्य उत्पादन या मुख्य उत्पाद जो है गन्ना है, जिसका प्रयोग चीनी के निर्माण में होता है। 89, ब्राजील में विशाल कहवा बगानों को क्या कहा जाता है? ब्राजील में विशाल कहवा बगानों को कहा जाता है फजेंडा, डी ऑप्शन। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ब्राजील में फजेंडा जो है एक प्रकार का बगान है जहां कहवा का उत्पादन किया जाता है। ब्राजील में कहवा का उत्पादन दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में किया जाता है। औपनिवेशिक काल में ब्राजील के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के फजेंडा में चीनी का जो उत्पादन होता था, फजेंडा में चीनी का उत्पादन होता था, तो वह याद रखिएगा 16वीं 18वीं शताब्दी में। आगे बढ़ते हैं। आपका 90 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ यानी सूची 1 में देश का नाम और सूची 2 में प्रमुख जो है प्राथमिक निर्यात का जो है दिया गया है। तो देखिए जो आपका चार्ट है, चार्ट जो है इसका प्रमुख प्राथमिक जो निर्यात है वो है आपका पेट्रोलियम। चार्ट का पेट्रोलियम, नाइजर का जो है ये जो है नाइजर का यूरेनियम, और रवांडा का जो है इसका जो संबंध है कहवा या कॉफी, और बेनिन का कपास। प्रमुख प्राथमिक जो निर्यात है याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। दोबारा से इसको रिवीजन कर लेते हैं। चार्ट का जो प्रमुख प्राथमिक निर्यात है वो है पेट्रोलियम, नाइजर का यूरेनियम, रवांडा का कहवा या कॉफी और बेनिन का कपास। 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा? वो है आपका भारत, याद रखिएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन के 2013 से 2019 तक के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो मात्रा और मूल्य के दृष्टि से विश्व में चावल का सर्वाधिक निर्यात या निर्यातक देश भारत है, ठीक है। और इस संबंध में थाईलैंड द्वितीय स्थान पे है। FAO के 2014 के निर्यात संबंधी आंकड़े जो है उपलब्ध नहीं है, तो याद रखिएगा। 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? विश्व का आपको बताना है कि कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादक करने वाला जो केसर उत्पादन है करने वाला जो देश है वो कौन सा है विश्व में, जो है आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब है ईरान, डी ऑप्शन। ईरान जो है विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादक या उत्पादन करने वाला जो है ये देश है। आगे बढ़ते हैं और देखिए FAO के आंकड़े के अनुसार ईरान जो है विश्व का सर्वाधिक केसर उत्पादक देश है या केसर उत्पादन करने वाला देश है। ईरान में विश्व में जो ईरान है विश्व के कुल केसर उत्पादन का लगभग 85% जो है यहां उत्पादित होता है, तो याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में खनिज यानी खनिज में जो कोयला है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें इजाजत दीजिए और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।
किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।